seat of Nagina in western Uttar Pradesh could be one such seat, which could change the course of Dalit politics in Uttar Pradesh. परिवर्तन का निशान क्या है? आपकी मोहब्बत का निशान क्या है? चुनाव कैसा चल रहा है चंद्र? अच्छा चल रहा है। नगीना क्यों? पार्टी ने तय किया। एक ही सीट लड़ेगी पार्टी? अभी तो फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में एक ही सीट लड़ रही है। बाकी का पार्टी का जो फैसला होगा उसका स्वागत करेंगे। अभी तो क्योंकि पार्टी खाली तो बैठेगी नहीं। पहले पार्टी का प्रयास था कि मिलकर सब लोग लड़ें और भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए, क्योंकि बहुत को नुकसान हुआ है देश में। लेकिन फिर दूसरे दलों ने महसूस किया कि उनको जरूरत नहीं है चंद्रशेखर आजाद की, तो फिर सब पार्टी के सब लोगों ने तय किया कि पहले हम नगीना से निपट लें, उसके बाद फिर अपने फैसले करेंगे। इंडिया अलायंस में दाखिल होना चाह रहे थे आप? बातचीत हुई ना सब लोगों से और भरोसा भी दिलाया उन्होंने, लेकिन लास्ट टाइम उनको लगा कि उनको क्या लगा वही जानते हैं। किसने विरोध किया? व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं कह सकता। मैंने कांग्रेस के लोगों से बात की, मैंने राष्ट्रवादी के लोगों से बात की, शरद पवार जी से, कांग्रेस के सीनियर लोगों से, समाजवादी के लोगों से, सभी लोगों से बात की। आप जाना चाह रहे? मेरा ये मन था कि ये चुनाव महत्वपूर्ण है। जिस तरह की चीजें पिछले कुछ दिनों में हुई, ऐसा लगता कि कुछ बचा नहीं है। लेकिन अब तो सीट मांग रहे थे चंद्रशेखर? यस, सिर्फ ये सीट मांग नहीं रहा था, मदद मांग रहा था। सीट तो मेरे पास इतनी सिंबल है जितने उनके पास है। मेरी पार्टी रजिस्टर्ड है, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं एक सीट लड़ूंगा, बाकी सीटों पे आपकी मदद कराऊंगा। वो कहते हैं कि भाई हम देश बचाने, लोकतंत्र, लेकिन कहाँ बचा रहे हैं? वो तो अपनी अपनी पार्टी को बचाने के चक्कर में लगे। पर आपके संबंध कांग्रेस से तो अच्छे थे, प्रियंका गांधी आपको मिलने भी आई थी, तो क्या ऐसा हो गया? शायद लखनऊ के जो पार्टी के नेता वो उनके आगे उनकी ना चली। अखिलेश जी की बात किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे। और हम ये भी महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह से विपक्ष जो है कहीं ना कहीं सरकार के आगे झुका सा नजर आता है, पार्लियामेंट में भी, असेंबली में भी, ये अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में तो सत्ता के साथ विपक्ष की अहम भूमिका है। विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, वो मजबूर नहीं होना चाहिए। विपक्ष इतना मजबूत हो कि सत्ता को तानाशाना होना दे। कोई यहाँ नगीना लोकसभा के अंदर न मोदी चलेगा, न अखिलेश यादव चलेगा तो सिर्फ केतली चलेगा। मौका सबको दिया, आपके केतली को देंगे हम, क्योंकि हमारा अपना नया विकास चाहिए। हमें विश्वास है, हमें अपने लड़ाई लड़नी है। आपके आपको लगता है आपका समाज हाथी को छोड़कर केतली का बटन दबाएगा इस बार, जो आपका सिंबल है? देखिए, मैं अगर आप राजनीति में मेरे समाज से की बात करेंगे तो मैं समाज पे रुकूंगा, लेकिन क्या मैं सिर्फ समाज की लड़ाई लड़ता हूँ? मैंने तो एनआरसी की लड़ाई लड़ी, मुस्लिम भाइयों की। मैंने किसानों की लड़ाई लड़ी, 13 महीने जो किसान लड़ते रहे। मैंने पहलवान बेटियों की लड़ाई लड़ी, 49 शिक्षक भर्ती की लड़ाई लड़ी। कहीं भी किसी बेटी पर, किसी भी जाति धर्म की हाथरस से लेकर कहीं भी कोई अन्याय हुआ, मैं जाके लड़ा। इंसानियत जिंदा रखी हमारे भाई ने, हर मजलूमों का साथ दिया हमारे भाई ने। ये आवाज हमारी बुलंद करेंगे संसद में, हम इसलिए इनका साथ दे रहे हैं। गरीब दलित मुस्लिम भाइयों के समर्थन में वोट करेंगे। देखिए, आजाद भाई ने जो खून की बूंदे बहाई हैं, इसमें तो हमारा हक बनता है एक पसीने की बूंद बहाई जाए उनके लिए। पर समीकरण बनाते हैं चुनाव, और समाज में पैदा हुआ हूँ। अब भारत में जाति और जाति के आधार पे जिस समाज में पैदा हूँ, मेरा समाज मेरे साथ लामबंद है। सुई के नाके में हमारे कहावत है, सुई के नाके में को निकलेगा। आप देख लेना, मैंने तो मेहनत की है ना, मैं जानता हूँ। वो भी देख रहे हैं कि एक आदमी जो 11 साल से हमारे लड़ रहा है, मुसीबतें झेल रहा है, गोली खाता है, लाठियां खाता है, उसको मारने के लिए लोग घूम रहे हैं। तो वो समझता है समाज, बेवकूफ नहीं है समाज ने पिछली बार आंदोलन खड़ा किया विचार के साथ। उनको विश्वास था कि आंदोलन की जिंदगी में बदलाव लाएगा। वो तो है ही नहीं फील्ड में। जिन्हें अपनी सत्ता का डर हो, जिन्हें अपने पैसे की दिक्कत हो, बचाने के लिए डूबी बैठी हूँ। 7,000 करोड़ की संपत्ति पे कहीं ईडी ना बैठ जाए उनके, तो वो क्या मदद करेंगे हमारी? वो तो खुद अपने लिए बचने के लिए तैयार हो। दलित समाज है वो हमेशा मायावती के पीछे खड़ा हुआ कहते हैं, और ये चुनाव इसीलिए कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये सीट निकाल ली नगीना की, तो जो दलित पॉलिटिक्स होती है यूपी में वो बदल जाएगी। इसीलिए तो मुझे रोकने के लिए बहुत इंतजाम किए जा रहे हैं। बड़े बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं, मुख्यमंत्री तो बाहर आ गए। मुझे लगा था मेरी लड़ाई भाजपा से, लेकिन अब तो लग रहा है कहीं और लोगों से लड़ना पड़ रहा है। मैं जाति धर्म की पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ, मैं धर्म को कभी लाता ही नहीं बीच में। लेकिन सवाल ये है, समाज ने जिस उम्मीदों के साथ बहन जी को ताकत दी थी, ये वो धरती है जिसने बहन जी को सबसे पहले इज्जत दी। 89 में MP बनाया। आप जाके देखो ना बिजनौर को, आपको देख के हंसी आएगी। बिजनौर पे यहाँ सड़कें अच्छी नहीं है, बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ रोजगार के लिए कोई साधन नहीं है, यहाँ कोई उद्योग नहीं लगे हुए, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, मिल समय पैसा नहीं देता है। तो आप कह रहे हैं कि लड़ाई सिर्फ बीजेपी के साथ नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है, मान लीजिए जो गठबंधन की हम बात करें या मायावती जी की बात करें,
कोई भी नहीं चाहता है कि कोई एक स्ट्रांग दलित नेता उभरे, और ये सीट वो तय कर देगी कि उभरेगा कि नहीं उभरेगा। सही मानते हैं? दलित बेवकूफ नहीं है, वो पैर की जूती बनकर नहीं रहेगा। उसको पिछले आंदोलन ने ताकत दी, लेकिन इस आंदोलन ने उसको लड़ना सिखा दिया है। 2 अप्रैल 2028 का उदाहरण है। हमने केंद्र सरकार को कुछ ही घंटों में झुका दिया था, जो सरकार किसी आगे नहीं झुकती थी। किसानों को झुकाने में 13 महीने लगे, हमने कुछ घंटों में झुका दिया। हम शहादत देने वाले लोग हैं। बाबा साहब ने कहा प्रथम अंत्य भारतीय हैं। इस भारत की रक्षा के लिए हम कोई भी कीमत चुकानी पड़ती। हम जानते हैं भाजपा क्या कर रही है, और हम ये भी जानते हैं विपक्ष क्या कर रहा है। और वो मैं फिर कह रहा हूँ, उनकी लड़ाई भाजपा से कम मुझसे ज्यादा है। लेकिन क्या अगर ऐसा होता तो कोई पैदा नहीं होता? ऐसा होता तो डॉक्टर अम्बेडकर को रोकने के लिए कितना प्रयास किया गया। अगर आप 2019 की बात करें, जो दलित समाज है काफी स्तर तक वो मायावती से हटकर भाजपा में गया था। इस बार आपको लगता है वही समीकरण बैठेंगे या वक्त बदल गया? तो वक्त बदल रहा है, और हमने काम किया दीदी, हमने काम किया, हमने मेहनत की है। ये आदमी जिसको मारने के लिए सब लोग घूम रहे हैं, ये हमारे लिए लड़ रहा है। मेरी अपनी लड़ाई क्या है? मैं भी तो कमा के खा सकता हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, विदेश जा रहा था पढ़ने, सब कुछ यहाँ समाज के लिए लगा दिया। तो समाज नहीं देख रहा है क्या? समाज देखता है। एक नया कॉम्बिनेशन बन रहा है दलित और मुसलमान। इससे भी बड़ा कॉम्बिनेशन बनेगा। जो हक वंचित समाज के लोग सब इकट्ठा होंगे, क्योंकि अभी तक जिनसे भी उनसे जो वादे उनसे वो धोखे थे। जिसकी इतनी संख्या बार उसकी इतनी हिस्सेदारी। भाजपा ऑप्शन रहेगा? कभी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, मरते दम तक नहीं। मैं राजनीति छोड़ सकता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी नहीं बन सकता। चंद्रशेखर जी, आखिरी सवाल। आपकी रैली में हमने सुना आपने सीधा प्रधानमंत्री पे निशाना दावा है। जब आपने बोला, फिर ऐसे बताओ हमारा निशान क्या है? जोर से बताओ, लाला जी को भी बताओ, दुकानदार को भी बताओ, चाय वाले को भी बताओ। और ये केतली हम कहां से लाए पता आपको? ये केतली मोदी जी से छीन के लाए। समझ में आ गया क्या आइडिया है? आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को टारगेट करके सक्सेस हो सकता है? नहीं, क्योंकि अभी तक तो नहीं हुआ है। मैं कहाँ टारगेट कर रहा हूँ? नहीं किया। मैं तो उनकी नीतियों को टारगेट कर रहा हूँ। आपने तो बड़े वादे किए थे कि आप देश को आत्मनिर्भर बनाओगे, तो आप देश को भुखमरी की तरफ क्यों ले जा रहे हो? आज ये लोग, इनको राशन मिल जाए, कल क्या है ये तो बता दो। इनके ऊपर कर्ज कितना है ये तो बता दो। रुपए की वैल्यू क्या होगी ये तो बता दो। कि भाई आने वाले कल में आप जो है प्राइवेट सेक्टर जो खड़ा कर रहे हैं, उसमें गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़े घुस भी नहीं पाएंगे। ये तो बता दो। इनका आरक्षण हम खत्म करने वाले हैं, कुछ तो कहो। तो एक नई राजनीति का दौर खड़ा हो रहा है, और जो राजनीति युवाओं के भरोसे चलेगी। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी, आप हमसे जुड़े। धन्यवाद। सारी पार्टी देख ली, अब की बार केतली हमारा निशान, केतली बच्चे बच्चे का निशान केतली। ये मोदी जी का चुनाव तक था, खत्म हो गया। अब हमारे चंद्रशेखर भाई का चुनाव है, इंसानियत की लड़ाई है। ये सब बदलाव लाएंगे। एक बार ये आ जाए संसद में, फिर सारे बदलाव आप लोग खुद देखेंगे। All right, let's quickly now get you to the point debate this evening. You just heard Chandrasekhar Azad, and viewers, I have to tell you that there is a sense, there is fear, at least where part of the Dalit community is concerned, because the rhetoric from the opposition is very strong when it comes down to the constitution is being changed. The Prime Minister today tore into the opposition, saying even Ambedkar cannot change the constitution. He also said that the opposition is desperately trying to spread falsehood when they say that the constitution is going to be changed. Listen in, and we'll get across to our panelists this evening. RSS and the BJP are trying to destroy India's constitution and change India's constitution. And the UDF, the Congress Party and the India Alliance is trying to save the constitution of India. जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं। संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या
बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। The RSS and the BJP are trying to destroy India's constitution and change India's constitution. And the UDF, the Congress Party and the India Alliance is trying to save the constitution of India. जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं। संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। All right, let's quickly cut across to our panelists this evening. Joining me, Sardar R.P. Singh from the Bharatiya Janata Party, Anshul Avijit from the Congress. R.P. Singh, you know, the sheer fact that the Prime Minister today in Bihar had to somewhere down the line assuage fears. Now, you could call it that, it's coming in from the opposition. They're trying to build an atmosphere that the Constitution is in danger. The Prime Minister very clearly said that even Ambedkar, who drafted the Constitution, cannot change the Constitution. But is there a worry, R.P. Singh, that on ground, especially where the Dalit community comes into question, there's fear growing about the Constitution? Well, it's a narrative being built, but fact is that everyone knows that Constitution was only changed once by Mrs. Gandhi, if I rightly remember, December 1976, by bringing the 42nd Amendment, and when she has imposed emergency. But no one can change. And on your TV channel, on one of the conclaves of India, can I complete? On one of the India Today conclave, Home Minister Amit Shah has categorically stated that we abide by the Constitution laid by Ambedkar ji, and no one can change it, and no one can dare to change it. It was in one of your conclave I heard Amit Shah ji saying this. So yes, intentionally. A fear psychosis has been created because they are losing election. So try to do something, try to create some fear psychosis. That's all. I mean, there's nothing more than this. But no one can change. Let me reiterate. No one can change the constitution of country. Constitution of country is above everything. Every religion, every caste, every combination, every sect. I mean, is above everything, and no one should not even dare to change the constitution. Can you hear me, Anshul Avijit? We seem to be having a bit of a problem, a technical issue. We're at the back of Beyond in Barmer. Can you hear me, Anshul Avijit? I can now hear you. Yeah. Preeti, what was your question? Okay, great. All right, Anshul Avijit, the question that I ask you is, the opposition, and I can see it on ground, in every possible sabha we've seen, especially where there is a dominance or presence of the Dalit community, constantly push the rhetoric that the Constitution is in danger. You know, by doing so, aren't you doing the biggest disservice, is what the BJP says? No, absolutely false. There's absolutely false in that statement, because what is happening at the moment is that the Constitution is being changed, history is being rewritten. I mean, reservations itself is under attack when you have members of the RSS, of the BJP saying that the reservation policy should be under review. And you also have that the NCERT textbook being rewritten. You have the fact that discrimination, which is continued in this vulnerable community for decades, has been complete. As a result of which, the coming generations are not sensitized to the discrimination which is happening. But aren't you heightening the fears that don't exist, is the charge, Anshul Avijit?
by spreading what the BJP and the Prime Minister said today is falsehood. No, this is not just an attack on the SC community, SC community, Preeti. This is undermining the constitution on the whole. This has been happening through a number of ways. Most recently, through the electoral bonds process. We have gone to the Supreme Court and said that the basic structure of the constitution is being changed because on the eve of the elections, there is no level playing field. Through electoral bonds, through freezing of the bank Sardar accounts. RP Singh, I want you to come back into this question. And you tell me, Sardar RP Singh, the Prime Minister says what the Prime Minister says on stage, and yes, one should believe him. But what happens when an Arun Govil, your own candidate from Meerut, will say कि संविधान बदलना चाहिए, वक्त आ गया है. वो तब का वक्त था जब लिखा गया था, अब दूसरा दौर आया है. Your leaders on ground are trying to somewhere down the line push the narrative that you're looking to change the constitution if you're voted into power. Who leads the country? Who leads the party? If my party leader and my Prime Minister of the country is saying that no one can even think of changing the constitution, even Baba Sahib Ambedkar ji can't now change the constitution. So what is there after that? But yes, opposition has to create a narrative. They are trying to create a fear psychosis among the certain section. They have the right to do that, but not at the cost of the harmony in the country. It's something like intentionally trying to push a narrative which will create problem for the country or try to create a problem for society. And after Prime Minister has said, there is no question left. Isn't that, an easy pass to get away? You're saying who leads the party? Yes, the Prime Minister leads the party. But who takes the word of the Prime Minister to the last man standing in the queue? Those are your candidates. If your candidates today in this election are saying that the constitution can change, then someone who's sitting possibly in Saharanpur or even Barmed, where I am, which has a sizable Dalit population, will think twice, sir. Well, I reiterate, Mr. Arun Govil is new to the politics. He would not know what is how to relate the subject. He would have meant to say something else and he would have said something else. But the fact is, after Prime Minister categorically stating there's no question left, and yes, it was only once it was done by Mrs. Gandhi under the regime of emergency, when emergency was there in the country. It was done by Mrs. Gandhi. And there's no situation where emergency can be brought back in this country. As per law now, emergency can be brought back to the country. Anshul Avijit, the fact is, whatever might the Prime Minister say today, or even the likes of Arun Govil or the other candidates of the BJP, the Prime Minister has made it very clear. And on the other hand, on ground, Avijit, Anshul, the opposition is playing with fire. You're going to go village to village because you yourself understand the kind of, sizable population, especially of Dalits today, and most of them quite well now. It's a reality. The threat is not some bogey here. The Prime Minister has a habit of exhausting everything in rhetoric and doing exactly the opposite in his actionable politics. We've seen that in his Sabka Vikas. Sabka Vikas nahi ho raha hai. People are being left out, they're being prejudiced against. We know that. It is rhetoric by the Prime Minister and exactly the opposite. That is the ground reality of politics. The SC sub-plan is being scrapped. If the reservations is under threat, if you remove scholarship funds for SC students, if you remove Dalit scholars from the courses of university courses, what message are you trying to give to the community? Okay. Just tell me that. No. And secondly, as far as the constitution goes, you muffle the voice of the opposition. Bills are being bulldozed through. Record number of bills have gone to the select committee. There is no debate. And forest laws have gone for a toss. This is undermined. The constitution is being undermined here. Okay. Sardar RP Singh, final question, sir. The opposition says that the Prime Minister might say one thing, but they all know this is rhetoric because they don't believe the Prime Minister, and that's the message they're taking to the people.
they all know this is rhetoric because they don't believe the Prime Minister. It doesn't matter whether they believe in Prime Minister or not. The country believes in the Prime Minister. Whatever he has committed, he has always fulfilled. And let me make it clear. He said Sabka Saath, Sabka Vikas. The majority of the schemes which has been announced by the Prime Minister, the majority, the beneficiary are from the minority communities, almost 33 to 36%. Although the vote percentage is only 14%. Whether it is Kisan Samman Nidhi, whether it is Ayushman Bharat, whether it is Nal Se Jal, whether it is roof on the head, whether it is Ujjwala gas scheme, the majority of the beneficiaries are the Muslims in that. I'm saying almost 33 to 36%. So they can keep doing whatever they want to say, but I'll still request them not to create a situation where there is a disharmony being created because of you are trying to build a narrative to win an election, which is not true, which doesn't hold ground. With that, we're going to close the debate, but I'm sure it's going to continue in days to come because viewers, I'll give you context, especially during elections where you hear these speeches. Very few things are said out of context. Many things are reactions which the parties have picked up from ground. And I can tell you, the opposition, the tiniest villages there. I'm in Barmed at the back of beyond of Rajasthan. I've come in from, Western Uttar Pradesh. And there's a sense that you can feel that every possible sabha that the opposition does in the minority belt or the Dalit belt, the first thing they begin with is that the government will change the constitution. Possibly the reason why the Prime Minister today had to step in and try and assuage fears where he said even Ambedkar cannot change the constitution.